निकालने की कोशिश, क्योंकि वो नीचे जाके उन्होंने सुरंग बनाई थी। तो अभी ये बाहर निकले हैं, उनसे हम पूछेंगे किस प्रकार की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। सर चुनौतियाँ कुछ नहीं है, जब जवान जब हौसला होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ और लोगों का सहयोग होता है तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों से पार पा जाते हैं हम लोग। बाकी आप लोगों को पता ही है पत्थर बहुत हार्ड है, जिसको हाइड्रोलिक मशीनें भी तोड़ने में पूरा दिन लगा दी, उतनी हाइट को हमको मैनुअली तोड़ना है पत्थरों को। फिट आप सुरंग खोद चुके हैं? हाँ, अभी लगभग 4 फीट के आसपास चल रहा है। एग्जैक्ट तो नाप अभी करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि जब अभी हमारे रेस्क्यू जो काम कर रहे हैं वो बाहर आके फिर वापस एग्जैक्ट नाप करेंगे तो, लेकिन 4 के आसपास चल रहा है अभी। चेतावनी का सामना करना पड़ रहा है? चेतावनी अब शुरू में तो बारिश ने तंग कर दिया, शुरू में पूरा हमारा एक रात खराब कर दिया, बारिश की वजह से वो नहीं हो पाया। फिर पत्थर हार्ड आ गया, शुरू में मिट्टी था तो इजी हो गया, फिर पत्थर आ गया, पत्थर को तोड़ने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। अब जो हम टनल बना रहे हैं तो जो वो एकदम जो इससे सीमेंट बनाया जाता है वो वाला पत्थर है, यानी जिसको हार्ड पत्थर बोलते हैं। अभी कितना फीट और खोदे जाना है? अभी तकरीबन 4 फीट के आसपास हमको और खोदना है, जिसमें कि हमारा अभी 1 सेकंड के लिए ऑपरेशन डिले नहीं हुआ और लगातार बड्डी वाइज काम कर रहे हैं। शुरू में 2 आदमी मिलकर काम कर रहे थे, फिर जब जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे तो जगह स्पेस कम होता जा रहा है, तो एक आदमी उसमें काम कर रहा है और वो भी थक जा रहा है तो तुरंत वहीं पे दूसरा बंदा खड़ा वो उसको बदली करता है। सर आपने 2 हैम्बर भी चलाई है? हाँ, सारे इक्विपमेंट हमारे सभी हमारे पास है, साधन जितने भी है, प्रशासन, डीएम सर, कलेक्टर सर, सारे हमारे सीनियर अधिकारी सब यहीं बैठे हैं रात दिन, और सभी लोग जो जरूरत पड़ती है सारे सामान उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन हालात ही ऐसे हैं कि उसका तो कुछ कर नहीं सकते। 170 फीट की गहराई में नीचे उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना, सुरंग खोदना एक काफी चुनौतीपूर्ण कार्य है। किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? कैसी क्लाइमेट है नीचे? क्या सांस लेने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, सांस वो सारी चीज़ें हमने पहले ही कर लिया क्लियर। हमने बाकी यहाँ मेडिकल वाले भी उपस्थित है, वो लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई कर रखा है और नेचुरल हवा देने के लिए बीच बीच में जब थोड़ा वहाँ पे डस्ट उड़ता है, क्योंकि पत्थर जब तोड़ते हैं तो डस्ट काफ़ी उड़ता है, तो उसको निकालने के लिए कंप्रेसर भी हमने साथ में रखा, बीच बीच में डस्ट को बाहर निकालते हैं। तो जब ड्रिल करते हैं तो धुआं उड़ता है, साथ में दिखता भी नहीं, कोई कई बार वो धुआं उड़ के जो हमारा आई प्रोटेक्टर होता है, ग्लास होता है, उसके ऊपर जम जाता है, बार बार उसको हटाना पड़ता है, कई बार आँख बंद करके भी ड्रिल करना पड़ता है। तो अब छोटे छोटे पत्थर उसमें जो उछलते हैं, जो सीधे आँख में लगते हैं, कई बार हमको लगता है कि घुस तो नहीं गया, अगर थोड़ा भी मोटा आ गया तो पत्थर अगर उछल के आ गया तो आँख भी खराब हो सकती है, तो आँख में कई बार लगता है तो हमको लगता है कि लग तो नहीं गया, देखते हैं। तो चुनौतियाँ बहुत है। पत्थर पे जब हम पिन को उसको रखते हैं, पॉइंट बिट को रखते हैं, तो अगर थोड़ा भी उसमें प्रेशर कम होता है तो बिट खिसक के या उछल के दूसरी साइड चला जाता है, जिसलिए जवानों को चोट लगने का भी डर रहता है उसमें। तो लेकिन जवान हौसला है और हौसले के साथ और आप लोगों की दुआओं के साथ सभी की सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इसको ऑपरेशन को खत्म कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, आप लोग जैसे काम कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है एक व्यक्ति को, कितना देर तक वो काम कर पा रहा है नीचे? जैसे कि शुरू में तो जैसे मैं सबसे पहले मैं गया था तो जो डाया हमको बताया गया था, लेकिन मुझे लगा पत्थर हार्ड है तो उसको हमने डाया को डबल किया। मैंने डबल इसलिए किया कि ताकि अगले वाले बंदे को थोड़ा टाइम कम लगे और उसको स्पेस मिले करने के लिए। और फिर जैसे जैसे आगे गए तो मैं शुरू में 3 घंटे के आसपास मैं और मेरा बड्डी दोनों ने, रवि प्रकाश और जो दूसरा था उसने, हम लोगों ने अच्छा काम करके आए शुरू में। फिर बाकी धीरे धीरे जैसे कि आगे बढ़ते जा रहे तो कोई बड्डी 2 घंटा कैपेसिटी, टाइम से मतलब नहीं, उसमें कैपेसिटी है कि अगर थकान हो रही तुरंत बाहर, दूसरा बड्डी तैयार बैठे सभी लोग पीछे। महावीर जी, जैसे कि मान में आप अंदर हो तो कोई खाना पीने की जो है पानी की लगी, तो उसके लिए क्या करना? पानी के लिए ऊपर से बंदे तैयार है, वो अंदर से आवाज़ देता, कम्युनिकेशन है साथ में, तुरंत पानी वगैरह पहुंच जाता है। एक पानी का ही है, बाकी और कोई जरूरत नहीं पड़ता हमारे को। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे महावीर जो जवान है। तो बहुत धन्यवाद हीरालाल आपका भी तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण कोरिया में बड़ा विमान हादसा हुआ है और 23 लोगों की इसमें मौत हो गई है। रनवे से उतरकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। बड़ी खबर आपको दक्षिण कोरिया से बता रहे हैं, जहां बड़ा विमान हादसे का शिकार हुआ और इसमें 23 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दक्षिण कोरिया से। उसके पहले भी आपने देखा था कि एक प्लेन क्रैश हो गया था, जर्मनी की वो खबर थी जिसमें 77 यात्री सवार थे और 66 लोगों की उसमें मौत हुई थी। रनवे की ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे दक्षिण कोरिया की, जहां पर रनवे से उतरकर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई
और उसके बाद पूरे प्लेन में आग लग गई। बताया जा रहा है कि 23 लोगों की इस प्लेन क्रैश में मौत हुई है। अब ये खबर कि ये जो रनवे से उतरकर जो प्लेन क्रैश हुआ है, ये भीषण हादसा कैसे हुआ, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आप ये तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा था। जैसे ही रनवे से उतरकर विमान आगे की तरफ बढ़ रहा था, वैसे ही ये दुर्घटना का शिकार हो गया। बिल्कुल बताया जा रहा है कि लैंडिंग गियर में दिक्कत आ गई थी, जिस वजह से इस तरीके से लैंडिंग हुई है। रनवे पर धमाका हुआ है, इसमें 181 लोग सवार थे। आपको बता दें कि बैंकॉक से आ रही जेजू एयर की एक फ्लाइट मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर एक बाड़े से टकराई है और इसमें 181 लोग सवार थे, जिसमें से अभी तक 23 लोगों की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि लैंडिंग के समय विमान के लैंडिंग गियर में खराबी आई थी, ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसके बाद प्लेन एयरपोर्ट की फेंस से टकराया और वहां पर क्रैश हो गया है। एजेंसी ने यह जानकारी दी है कि विमान में 175 यात्री थे, 6 क्रू मेंबर सवार थे। विमान मुआन एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और हादसे में अभी तक 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से ये विमान जो है लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया और उसमें उसके बाद आग लग गई और जो अंदर बैठे यात्री थे वो इस आग की चपेट में आ गए। फिलहाल तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन हादसे की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुबह करीब 5:37 की यह घटना बताई जा रही है। लोकल टाइम के अनुसार सुबह 9 बजे हैं और आपको बता दें कि कोस्टल एयरपोर्ट पर यह घटना हुई है, जो कोरिया के साउथ जियोला के में है। तो इसके पहले जर्मनी नहीं, माफ करेगा, कजाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ था ऐसे ही, और उसके बाद से ये दक्षिण कोरिया में एक विमान रनवे पर उतरने के बाद हादसे का शिकार हुआ। खबरों में आगे बढ़ते बताते चल रहे कि कांग्रेस सरकार के वक्त बनाए गए नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों को भुजनलाल सरकार ने कैंसिल कर दिया। साथ ही 3 संभागों को भी रद्द किया है। सरकार के इस फैसले के बाद मानो राज्य में भूचाल आ गया है। फैसले के कुछ मिनट बाद ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के इस फैसले का विरोध करते हुए सरकार आने पर फिर से फैसला लागू करने का ऐलान किया। ये रिपोर्ट देखिए। भजनलाल कैबिनेट के सबसे बड़े ऐलान। राजस्थान के 9 जिले सरकार ने किए कैंसिल। पंचायत समितियों का होगा पुनर्गठन। जिला परिषदों का भी फिर से होगा गठन। एसआई भर्ती पर कैबिनेट में नहीं हुआ फैसला। भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में बने 17 नए जिलों में से 9 जिलों और 3 संभागों पाली, सीकर और बांसवाड़ा को खत्म कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग रहेंगे। इस संबंध में समीक्षा करने हेतु जो हमारी समिति बनाई थी, हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, उनकी जो रिपोर्ट आई, उनके आधार पर हमने तय किया है कि नवीन जिलों जो बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे। उन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है और जो हमारे 3 संभाग बने हैं उनकी भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में जब कभी भी सरकार ठीक लगेगी, जनता की मांग आएगी, कभी भी सरकार कर सकती है, इसमें कोई सरकार के ऊपर बंदिश नहीं है। इसलिए मंत्रिमंडल ने इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग ही रहेंगे और 41 जिले ही रहेंगे। बाकी वाले जो उन्होंने बनाए हैं वो नहीं रहेंगे। इसके साथ ही सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर बैठक में कोई फैसला नहीं लिया गया है। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, एसआई भर्ती का प्रकरण एजेंडे में नहीं था, मामला कोर्ट में लंबित है, कोर्ट इस पर फैसला करेगा। क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और जो विषय न्यायालय में विचाराधीन होते हैं, जब तक न्यायालय का स्टे ऑर्डर है उस पर न तो कमेंट्स करना ठीक है। आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट दे दी है सर, रिपोर्ट पर कोई निर्णय होगा? मैंने आपको पुनः कहा कि जब तक मामला न्यायालय में विचाराधीन है, हम उस पर कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है और निर्णय लेंगे, शीघ्र लेंगे, न्यायालय से निपटते ही ले लेंगे। कैबिनेट बैठक में समान पात्रता परीक्षा सीईटी का स्कोर 1 की जगह 3 साल तक मान्य रखने पर फैसला हुआ। साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना में 3 महीने के लिए अभियान चलाकर नए नाम जोड़े जाएंगे। प्रदेश में पंचायत समितियों और जिला परिषदों का भी पुनर्गठन किया जाएगा। पहला निर्णय ये लिया गया है कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं इनका भी हम पुनर्गठन करेंगे। ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषद, और इनके पुनर्गठन के लिए
जो मोटे मोटे तौर पर जो आधार रखे गए हैं, तो हमारे सामान्य जो है वो जनसंख्या 2019 में 4000 थी और अधिकतम 6500 थी, और इसमें अब हमने 4000 की जगह 3000 कर दिया है और 6500 की जगह 5500 कर दिया। नए जिलों के साथ ही भजनलाल सरकार की कैबिनेट के कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें 2025 में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी, 31 दिसंबर तक केवाईसी नहीं तो नाम हटेंगे, टीएडी में छात्रावास अधीक्षक के लिए पात्रता बदली, पशुधन सहायक को 3 पदोन्नति मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में 4 एजेंडों पर निर्णय। फिलहाल भजनलाल कैबिनेट ने गहलोत राज में बने 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करके सियासी भूचाल ला दिया है, जिसका कांग्रेस भरपूर विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस बीच आपको जयपुर से बड़ी खबर बताते चले कि अशोक गहलोत का सरकार पर हमला हुआ है, मतलब उन्होंने तंज कसा। जिलों को लेकर गहलोत सरकार ने भजनलाल सरकार को घेरा है। बिल्कुल, आपको जानकारी दे दें कि गहलोत ने यहां पर सरकार पर हमला बोला है और डीग भरतपुर से 35 किलोमीटर उसे खत्म क्यों नहीं किया गया, इस पर सवाल उठाए गए हैं। सुनिए जरा आप क्या कहा उन्होंने। डीग जो है जिला हमने बनाया 35 किलोमीटर भी है भरतपुर का, फिर उसको खत्म क्यों नहीं किया? डीग जिला जो है बनाया हमने, वो तो बहुत नजदीक है भरतपुर के। अगर दूरी क्राइटेरिया होती तो उसको कैसे खत्म कर दिया? बाकी तो 100, 125, 140 किलोमीटर पे मुख्यालय हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर पानी और गैस का रिसाव जारी है। ट्यूबवेल खोदते समय पानी और गैस रिसाव हो रहा है। कल सुबह से लगातार जमीन से निकल रहा है पानी और गैस। उप तहसीलदार ललित चारण लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई है। 500 मीटर तक दूर रहने की अपील लोगों से वहां पर की गई है। ओएनजीसी की टीम ने मौके का जायजा लिया है। जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर पानी उठ रहा है।